नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजिल और मेरा नाम है रुक्मिणी सेन। आज हम लोग बात करेंगे एक दिलचस्प ट्वीट पर और एक उससे भी दिलचस्प फिल्म पर। फिल्म का नाम है कस्तूरी। उसके निर्देशक मेरे साथ हैं विनोद कामले जी और मेरे फाउंडिंग एडिटर पंकज कासत जी मेरे साथ हैं। हम बात करेंगे कंगना से कस्तूरी तक के बारे में। ट्वीट है कंगना रनावत का। उनका ट्वीट को मैं पढ़ देती हूँ। ये कास्ट के ऊपर है। उनका मानना है कि कास्ट सिस्टम भारत में नहीं है। मॉडर्न भारत ने कास्ट सिस्टम को कंप्लीटली नकार दिया है, वो मानते ही नहीं है। मैं पहले आपको ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ। ट्वीट कहता है, कास्ट सिस्टम हैज बीन रिजेक्टेड बाय मॉडर्न इंडियंस. In small towns, everyone knows it's not acceptable anymore by law and order. It's nothing more than a sadistic pleasure for few. Only our constitution is holding on to it in terms of reservations. Let's go off it. Let's talk about it. इसलिए हमने सोचा मीडिया विजिल में let's talk about it. Let's talk about कंगना रनावत और let's talk about कस्तूरी। तो मैं मेरा पहला सवाल मेरे सहयोगी हमारे फाउंडिंग एडिटर पंकज श्रीवास्तव जी से पूछूंगी। पंकज जी, इस ट्वीट का मतलब क्या है? रुक्मिणी, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं तो शुक्रिया कहूंगा कि कोरोना ने कहा लेट्स टॉक अबाउट इट, लेकिन वो क्या बात करना चाहती है? पहली बात तो जो भारतीय समाज है वो जब मैं भारतीय समाज कह रहा हूं तो सीधी सी बात है, मैं अपर कास्ट हिंदूज के बारे में ज्यादा बात कर रहा हूं। वो जाति पर बात नहीं कर रहा, हालांकि दूसरे लोग भी अब जाति पर बात न करके उसको ताकतवर बनाने में जुटे हैं, लेकिन सच्चाई है कि जाति इस देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। एक ऐसी समस्या है जिसके लिए हमारे तमाम जो मध्यकालीन संत थे, जिस प्रोग्राम का नाम हमने जहां से लिया है जात न जात, आप जानते हैं कि रैदास का वो दोहा ही है कि रैदास न मानुष बन सके जब तक जात न जात, यानी मनुष्य आप नहीं बन सकते हैं जब तक जाति रहेगी। और दूसरी तरफ डॉक्टर अम्बेडकर ने बार बार कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं बन सकता जब तक जाति रहेगी। सर, दिक्कत यह है कि जो कंगना रनावत बोल रही है वो ये कह रही है कि साहब जाति तो है ही नहीं, और वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में चूंकि रिजर्वेशन है इसलिए जाति है, यानी रिजर्वेशन देकर जाति का जो दंश है उस पर एक मरहम लगाने की जो छोटी सी कोशिश की गई उसको आज वो समस्या बता रहे हैं। यानी मरहम को ही उन्होंने एक समस्या बताया, जबकि इलाज की या उस बीमारी पर वो बात भी नहीं करना चाहते। ये कहां से शुरू हुआ? एक ट्वीट था जो कि आप जानते हैं कि वो ट्वीट शेखर गुप्ता जो द प्रिंट के एडिटर है उन्होंने किया था, और उन्होंने एक किताब का जिक्र किया था। वो किताब है कास्ट द ओरिजिन ऑफ आवर डिसकंटेंट, यानी अमेरिका में जिस समय ब्लैक लाइव्स मैटर वगैरह चल रहा है तो उसको समझने की बहुत सी कोशिशें की गई हैं, जिसमें एक अफ्रीकी अमेरिकन पत्रकार है सबल विल्किंसन, उनकी ये किताब है कास्ट द ओरिजिन ऑफ आवर डिसकंटेंट। उसको उन्होंने लिखा, और उसकी जो वहां की बहुत मशहूर एक कहा जाए कि आइकन है ओप्रा विन्फ्रे, उन्होंने उस किताब को 100 जो सीईओज हैं कंपनियों के उनको भेजा था सिर्फ इसकी सूचना की। और उतने में ही कंगना रनावत जो है वो नाराज हो गई। उन्होंने ट्वीट किया कि कहीं भी भारत में छोटी जगहों पर भी जाति नहीं है और खत्म हो गया है, और अगर है तो जो थोड़ा बहुत समस्या है वो आरक्षण है जो संविधान में जिसका प्रावधान है। और उसके साथ साथ उन्होंने लगातार जो ट्वीट किए उससे डिबेट की, उसमें बहुत सी ऐसी बातें कही, मसलन ये मेरिट के खिलाफ है आरक्षण की व्यवस्था, और भारत का जो सर्वश्रेष्ठ मेधा है वो अमेरिका चला जाता है, रिजर्वेशन भाई भतीजावाद का ही दूसरा रूप है, और फिर ये भी कि अमीर लोगों के बच्चों को भी रिजर्वेशन मिलता है, और जाति तो कोई पहचान नहीं है, आदमी अपने गुण से पहचाना जाता है। ये वो कंगना रनावत है जो कुछ दिन पहले जो मणिकर्णिका रिलीज हुई थी तो उन्होंने अपने राजपूत होने को असर्ट किया, और इस डिबेट में भी उन्होंने कहा कि मेरी पहचान एक छत्राणी की। लेकिन उसके पहले वो ये भी ट्वीट कर सकती है कि वो जो है सिर्फ राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद को मानती है, यानी एक पूरा पैकेज है जिसमें भारत में एक नए किस्म का राष्ट्रवाद है। वो राष्ट्रवाद भारत के संविधान पर आधारित नहीं है, उसकी बुनियाद भारत की संवैधानिक मान्यताएं नहीं है, उसकी बुनियाद दरअसल या तो नफरत पर आधारित है या गैर बराबरी पर आधारित है। और जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि क्योंकि जाति को धर्म का एक की वैधता हासिल है,
इसलिए धार्मिक होते ही या धर्म की बात आते ही लोग जाति के खिलाफ बोलना बंद कर देते हैं, इसलिए उन्हें छोड़ना पड़ा था हिंदू धर्म। तो मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से कंगना रनौत ने बोला है, वो दरअसल बताता है कि हमारे समाज का जो उच्च वर्णीय हिंदू है वो किस तरह से सोचता है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो बोल रहा है वो दरअसल भारत नाम के विचार, भारत नाम के सपने के खिलाफ एक युद्ध की घोषणा है। वो न सिर्फ रैदास के खिलाफ बोल रहा है, वो डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ भी बोल रहा है। सवर्ण जाति का मानना है कि कास्ट नहीं। मैं सीधे विनोद जी के पास जाना चाहती हूँ। विनोद जी ने एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है, आप लोग देखें। मेरा मानना है कि वो फिल्म कोई सवर्ण नहीं बना सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और विनोद जी खुद दलित हैं और दलित विषय पे ही उन्होंने एक फिल्म बनाई है, बहुत ही एम्पावरिंग फिल्म बनाई है। विनोद जी आप बताइए, आपने 21st सेंचुरी में आकर के, 21वीं सेंचुरी में आकर के कस्तूरी नाम की जो फिल्म बनाई है, इसमें आपने एक दलित कहानी बताई है। क्या आपकी कहानी सच है? मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कंगना रनौत तो कह रही है कि आपकी कहानी सच नहीं है, ये तो मॉडर्न भारत में कास्ट कुछ है ही नहीं। आप बताइए। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे फिल्में इस दौर में बनाना एक दुर्भाग्य की बात है हम सबके लिए कि आसपास देखते हैं कि कास्ट सिस्टम अभी भी आसपास हो रहा है। तो इसीलिए मैंने ये फिल्म बनाई है। जो मेरे साथ हुआ है और जो आपने देखा है फिल्म में, एक वो असली लड़की की कहानी है जो सच में पोस्टमार्टम अभी भी करता है मेरे सिटी में। उसकी कहानी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी, उसके बाद मैंने उसको जाके मिला, उससे बात की, तो मुझे पता चला कि एक बच्चा है जो 8th स्टैंडर्ड से लेकर अब तक पोस्टमार्टम कर रहा है। उसने अब तक 5 से 6 हजार पोस्टमार्टम किए हैं और अभी भी वो पोस्टमार्टम करता है सिविल हॉस्पिटल में। वो ये क्या है? यही तो है वो जो डिस्क्रिमिनेशन हम जिसे बोलते हैं कि जिसको जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो काम दिए गया है, गंदा टॉयलेट साफ करना या गंदे गंदे पोस्टमार्टम करना हो या यूरिन साफ करना हो, तो ये मैंने उससे बात करने के बाद मुझे बहुत शौक लगा पहले कि इस दौर में से कुछ काम लोग कर रहे हैं, एक्चुअली जी रहे हैं। खुद मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया कि क्योंकि मेरे पिताजी स्वीपर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, मेरे दादी है, तो मैं उनके साथ काम पे जाता था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। तो मैंने भी वो गंगा के साथ किया है, मैंने बैड एक्सपीरियंस ली है उनसे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि अभी जो हो रहा है मेरे साथ, जो मेरा है, मैं देखा है, एक्सपीरियंस किया, तो उसको मैं डेफिनेटली इस माध्यम तो आप कह रहे हैं कि कास्ट सिस्टम है, आप कह रहे हैं कि अभी भी दलित जाति के कई लोग नाली में उतरते हैं, हालांकि स्कैवेंजिंग जो है इलीगल माना गया है। स्कैवेंजिंग आप कह रहे हैं कि अभी भी होता है? यस, होता है। सवर्णों को नहीं पता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने ऐसा क्या देखा है जो हम लोगों को नहीं पता है? जब हम देखते हैं कि मुंबई में, ठाणे में ज्यादातर लोग अभी पिछले 6 महीने में बहुत सारे लोग मैन स्कैवेंजिंग के काम करते वक्त उनकी डेथ हो गई है। तो ये झूठ है कहना कि हमारे सिस्टम में वो वर्ग व्यवस्था नहीं है या ऐसे लोग काम नहीं करते, क्योंकि आप देखते हैं कि न्यूज पे आता है कि 2 लोग मर गए, आज 3 लोग मर गए। तो ये होता है एक्चुअली वो हमारे समाज में। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि इसको लोगों के सामने लाना चाहिए, ये गलत है। तो ये मैंने अच्छा विनोद जी, आपने क्योंकि हम रिजर्वेशन पे बात कर रहे हैं और जनरली रिजर्वेशन मतलब हुआ काम को लेकर के रिजर्वेशन पे बात। हाँ? yes. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर नौकरी में रिजर्वेशन मिलता तो ये नौकरी बेचने की बात जो आपने कस्तूरी में दिखाई है, एक स्वीपर महिला है जो नाली साफ करती हैं, गली साफ करती हैं, उनको एक सवर्ण आके बोलता है कि तुम अपनी नौकरी बेच दो, इसका क्या मतलब है? ये सिस्टम ऐसा है कि मैम, एक तो उनके पास नौकरी नहीं होती, जो सवर्ण है उनको ब्याज पे पैसे उनको दे दे के उनको बहुत सारा उनको उनसे ब्याज लेते हैं, और जब वो उनको वापस नहीं कर पाते तो उनको बोलते हैं कि आप अपनी नौकरी मुझे बेच दे दो और अपना पैसा रिटर्न कर दो। अगर वो ऐसे करते हैं कि वो नौकरी खरीद लेते हैं और फिर उनको ही काम पे रख देते हैं और उनको थोड़ा बहुत पैसे देते हैं, वो काम पे नहीं जाते, कुछ लोगों को काम पे रखते हैं हमेशा। तो ये बिजनेस बन गया है यहाँ पे। हाँ, ये मैंने भी पंकज जी, मैंने भी लखनऊ में रिपोर्टिंग के दौरान देखा था कि 15,000 रुपए अगर आपको तनख्वाह मिलती है रिजर्वेशन
के तहत, तो वो इसीलिए वहां पे सवर्ण घुसना चाहते हैं कि वो नौकरी तो ले लेते हैं, पर वो जो 2000 में जो दलित समुदाय का बंदा है जो वो काम करता आया है, उसको 2000 रुपए देकर के आप काम करवा देते। तो हम रिजर्वेशन की जो बात करते हैं उसमें भी क्यों सवर्णों को प्रॉब्लम है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ पंकज जी, क्या प्रॉब्लम है रिजर्वेशन से? देखिए, समस्या क्या है कि मतलब मुझे बड़ा अफसोस होता है कई बार कि सवर्णों के पास इस देश में जो सोशल कैपिटल है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। उन्होंने 5000 साल तक सारी शिक्षा, सारे संसाधन पर अपना कब्जा रखा। मतलब किसी को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, किसी के पास जमीनें नहीं रहने दी, या व्यापार पर उनका एकमात्र कब्जा था। लेकिन क्या उनका इतना भी कॉमन सेंस विकसित नहीं हो पाया इतने सालों में कि वो एक मोटी सी बात को समझते? और वो बात ये है कि भाई, रिजर्वेशन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं, न रिजर्वेशन जाति तोड़ने का कार्यक्रम। रिजर्वेशन दरअसल भारत में जब आजादी के पहले एक पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में, उसकी पैदाइश है। अदरवाइज ये मांग कर रहे थे डॉक्टर अंबेडकर कि अलग हमें जो मताधिकार है उसके लिए अलग निर्वाचन मंडल हो, यानी जहां पर सिर्फ दलित ही दलित को वोट देगा। आप समझ सकते हैं कि इस समस्या को लेकर, जिसके शायद हमें आज लगता है कि वो एक और दूसरी समस्या होती, उसको हल करने के लिए एक रास्ता निकाला गया। यानी रिजर्वेशन देकर हमने इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी को, हम जब कह रहे हैं तो हम भारत के लोग और संविधान सभा की बात कर रहे हैं, उसने ये तय किया कि इन्हें न सिर्फ मुख्य धारा में रखना है बल्कि उन्हें रिप्रेजेंटेशन सत्ता में भी देना है और व्यवस्था में भी देना है। इसलिए आप देखिए कि आरक्षण दो जगह है, एक आरक्षण तो संसद में है यानी विधायिका में है, और दूसरा आरक्षण नौकरियों में है और शिक्षा में है। और ये सिर्फ दलितों को 15% प्राइवेट नौकरियों में है? क्या प्राइवेट नौकरियों में रिजर्वेशन है? बिल्कुल प्राइवेट नौकरियों में नहीं है। और ये सवर्णों के लिए इसीलिए निजीकरण कोई समस्या नहीं है, बल्कि वो खुश होते हैं कि प्राइवेटाइज हो जाएगा तो रिजर्वेशन नहीं होगा। उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि प्राइवेटाइजेशन के नाम पर वो अपने पुरखों की, हम दूसरों की बात न करें, उनके अपने पुरखों की जो लंबा संघर्ष रहा है उससे जो प्राप्त उपलब्धियां हैं, चाहे वो काम के घंटे का सवाल हो, चाहे न्यूनतम मजदूरी का सवाल, उन सबको वो उस पर समझौता कर रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनके अंदर एक जाति का गौरव है और कहीं न कहीं वो घृणा बरकरार है। जो लोग कहते हैं जाति नहीं है, मैं उनसे सिर्फ ये कहता हूं कि आप छोड़ दीजिए जो लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, जरा अंग्रेजी अखबार का मैट्रिमोनियल कॉलम उठा कर दीजिए। इस देश में अंग्रेजी तो वही लोग पढ़ते हैं आमतौर पर, और उनका आप हर संडे को मैट्रिमोनियल उठा के देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि सवर्ण ही पढ़ते हैं अंग्रेजी ज्यादातर। और उसमें आपको जो वैवाहिक विज्ञापन है उसमें सब कुछ पता चल जाएगा कि जाति कहाँ है और जाति कहाँ नहीं है। सबसे बड़ी बात कि मनुष्य के रूप में, एक आप भारतीय के रूप में, जो डॉक्टर अंबेडकर की बहुत बुनियादी बात थी कि अगर जाति है तो भारत एक राष्ट्र नहीं बन सकता है। राष्ट्र सिर्फ झंडा, डंडा, एक कोई तस्वीर, भारत माता की मुकुट लगी हुई एक भव्य तस्वीर नहीं है। राष्ट्र इस देश के लोगों की वो भावना है जो इस देश के दूसरे लोगों से जोड़ती है। अगर आप किसी दूसरे भारतीय के दर्द से पीड़ित नहीं है तो फिर आप एक राष्ट्र नहीं। राष्ट्र दरअसल हमारे, एक कहा जाए कि शोक को शक्ति बनाने का औजार है। अगर लोग हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द अगर गटर में उतर रहे हैं, कानून को भी उसका कोई ख्याल नहीं कर रहा, तो हमें तकलीफ नहीं हो रही है। और ये जो तकलीफ ना होना है, ये वही कंडीशनिंग है जो सवर्ण बच्चों को जाने अनजाने बचपन से ही दी जाती है। उसे लगता ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहा है। यानी जिसके पास हजारों साल की सोशल कैपिटल है, उसके दिमाग को एकदम विकलांग कर दिया गया। और आज तो समय जो है उसे विकलांगता को दिव्यांगता कहा जा रहा है। यानी जो आपका अंग कमजोर है तो उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको दिव्यांग शब्द दिया है। मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि ब्राह्मणवादी सोच हो, सामंतवादी सोच हो, या एक जनरल आपका जो मॉडर्न कैपिटलिज्म का जो भी सोच है, वो ये है कि जो दलित, ओबीसी, बेसिकली जो बहुजन समाज है, वो सारी नौकरियां ले जा रहा है। अब नौकरियों में रिजर्वेशन तो सिर्फ जैसे आपने बोला सरकारी नौकरियों में ही है। सरकारी नौकरी कितनी है अगर परसेंटेज देखा जाए
तो कितना परसेंटेज है पूरे नौकरी के दुनिया में, कितना परसेंटेज सवर्णों रुक्मणी, मैंने इसीलिए कितनी बार कहा कि कुछ कॉमन सेंस जैसे है ही नहीं, कुछ फैक्ट हम जानते ही नहीं। सच्चाई ये है कि देश में जितनी नौकरियां हैं उसका बमुश्किल 2.5 से 3% ऐसी हैं जिन पर की रिजर्वेशन लागू होता है, सिर्फ 2.5 से 3%। लेकिन हर सवर्ण बच्चे को ये लगता है कि उसे नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि देश में रिजर्वेशन है, चाहे वो 3rd डिवीजन पास हो, चाहे वो एकदम भोदू हो, चाहे पढ़ना लिखना एकदम बेकार हो, चाहे उसके पास कोई कौशल ना हो, कोई स्किल ना हो, लेकिन उसकी जिंदगी की समस्या क्या है कि साहब रिजर्वेशन है इसलिए उसको नौकरी नहीं मिली। वो सोच ही नहीं पाता कि नौकरियां होने और ना होने का संबंध इसी देश के इकोनॉमिक सिस्टम से है, जो नौकरियां पैदा करता है या नौकरियां वो हटाता है। पिछले दिनों निजी क्षेत्र में बड़ा विकास हुआ, लिबरलाइजेशन के बाद एक नया मध्य वर्ग पैदा हुआ, नौकरियां नए दौर में सॉफ्टवेयर और तमाम नए क्षेत्र खुले और उन्हें खूब नौकरियां मिली। लेकिन आज जब दुनिया में मंदी है और वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है तो नौकरियां बुरी तरह जा रही है और उनकी भी जा रही है, पर वो ये सवाल उठाने को तैयार नहीं। और यही मैं ये भी कहना चाहूँ कि दूसरी तरफ एक वो भी वर्ग है जिसने पूरी जाति के नाश की लड़ाई को रिजर्वेशन तक सीमित कर दिया है। अगर रिजर्वेशन में कोई प्रॉब्लम है, नौकरियां नहीं, वो कहीं नौकरी निकली और उसमें रिजर्वेशन ठीक से नहीं हुआ तो वो सड़क पे हल्ला मचाएगा। लेकिन नौकरियां नहीं है या नौकरियां खत्म हो रही है इसकी उसे चिंता नहीं है। तो एक अजीब स्थिति, इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिलोसफिकली, इंटेलेक्चुअली एक विकलांग मानस जिसे दिव्यांग कह के पूजा जा रहा है। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने विकल अंगों को दिव्यांग बता दिया है कि दिव्य है यानी डिवाइन है। ये कितनी अफसोसनाक बात है। और उसके बाद हम विश्व गुरु अपने को कहते हैं। यहाँ पे विनोद जी को, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, पर विनोद जी से मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। विनोद जी, आपकी जो फिल्म है का नाम है कस्तूरी, और इसमें एक बच्चा है जो कस्तूरी की कामना करता है, वो चाहता है कि कस्तूरी उसको मिल जाए और उसको कस्तूरी, मतलब बताइए इसके बारे में, कस्तूरी का कॉन्सेप्ट क्या है और वो क्यों चाहता है कस्तूरी। एक्चुअली ये मेरे साथ हुआ था कि एक बार मैंने कस्तूरी देख ली थी, तो उसकी खुशबू मेरे कहीं ना कहीं मेरे जहन में थी। तो मैं बचपन में मेरे दादा के साथ काम करता था, तो बहुत गंदे काम करना पड़ते थे। तो जब मैंने गोपी चौहान की कहानी पढ़ी किताब न्यूज़पेपर में, तो मुझे लगा कि जो जिंदगी का जो सेंस है उस बच्चे का, जो पोस्टमार्टम करने के टाइम पे उस पे होता है नाक में, और एक अच्छी खुशबू, अगर उस बच्चे को लगे कि एक खुशबू अगर मुझे मिल जाए और मेरे जो गंदगी है जो उसके शरीर पे है ना कि उसके अंदर है, उसको निकालने है उसको, तो उसमें जो हम उसे कहते हैं कि एक मैजिक मोमेंट उसको है कि आपने देखा होगा कि मैंने एक उसमें थोड़ा डाला है कि भगवान जो भगवान की तरह उसको खुशबूदार बनना है। तो वो बच्चा कहता है कि अगर ये खुशबू मुझे मिल जाए तो मैं कहीं ना कहीं भगवान की तरह खुशबूदार बन जाऊंगा। इसीलिए वो उसके पीछे भागता है, उसको पाने की कोशिश करता है। वो उसमें पता चलता है कि ये सब ऊपर की बातें हैं, ये अंदर में जाने की बात नहीं है। एजुकेशन ही असली कस्तूरी है जो मुझे अंदर बाहर जीना सिखाएगी। तो ये कस्तूरी का मेरा उसमें लाने का उद्देश्य था। अच्छा विनोद जी, आपने क्या अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति को आपका काम करते हुए देखा है, जो आप बचपन में काम करते थे, या आपने जिस बच्चे को देखा पोस्टमार्टम करते हुए, नाली में उतरते हुए, स्कैवेजिंग करते हुए, आपने किसी सवर्ण को देखा है ये करते हुए? नहीं, अब तक मैंने कभी नहीं देखा। ये सब जो वर्ण व्यवस्था है उसी के तरह जो काम दिए गए हैं हमें करने के लिए, वही सालों से लोग करते आ रहे हैं। अभी तक मैंने ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया। तो आप तो यंग इंडियन हैं, आपकी उम्र 30 अर्ली 40 इस स्पेस में होगी। आप मॉडर्न इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और आप कह रहे हैं कि आपने कभी किसी सवर्ण को नाली में उतरते हुए नहीं देखा है, और आपने खुद ये काम किया है। आप पढ़ के फिर बिजनेस या खुद एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, फिल्म लिख रहे हैं, सभी कुछ आपने कर लिया। आपकी जर्नी और एक सवर्ण बच्चे की जर्नी जब आप बड़े हो रहे थे, उसमें क्या आपको खास फर्क दिखा? मेरे पास वो प्रिविलेज नहीं था। जैसे कि आप कह सकते हैं कि अच्छे क्लासेस, कंप्यूटर होता है, अच्छे स्कूल नहीं मिलते,
अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं मिलते जिससे हम आगे बढ़ सके, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही वीक होती है हमारे जो दलित बच्चे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रिविलेज है। तो जैसे आपके स्कूल, आपने जो स्कूल दिखाया है उसमें सवर्ण बच्चे भी हैं और दलित बच्चे भी हैं। Yes. तो मैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा पुश कर रही हूँ आप मेरे सवाल को कि इकोनॉमिकली हो सकता है कि वो सेम तरह के हों, फिर भी क्या दलित बच्चे का कुछ और डिसएडवांटेज होता है? अगर होता है तो क्या होता है? उसमें जहन में ये होता है कि हम दलित है, पहली बार जो बाहर से स्टूडेंट उसको दिखाते हैं कि तुम दलित हो। जैसे मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया कि मैंने 7th स्टैंडर्ड में था, तो टीचर लोग या दोस्त लोग मुझे ही गटर साफ करने को कहते थे 7th स्टैंडर्ड में, और मैंने वो किया है। पता नहीं क्यों मुझे ही क्यों कहा जाता था, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पिताजी स्वीपर है, वो गटर साफ करते हैं। शायद उनको ये पता होगा, इसलिए मुझे वही काम दिया जाता था स्कूल में, झाड़ू लगाना या गटर साफ करना। या जहाँ मैं रहता था कॉलोनी में, अगर वहाँ कोई चूहा या बिल्ली मर जाती थी, कुत्ता मर जाता था, तो हमें वो उठाने के लिए बुलाया जाता था। तो ये वो मानसिकता है जो समाज की है, जो वो अंदर दिखा देती है कि आप दलित हो, आपके अंदर एक न्यूनगंड वो बनाती है, आपको जाति को लेके, आपके कलर को लेके, या आपके पशु के लिए लेके, सबके बारे में आपके दिमाग में या जहन में एक न्यूनगंड बनाते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। मैं अपने एक पीसीआर से बात करना चाहती हूँ मयंक से कि क्या हम लोग कस्तूरी का ट्रेलर प्ले कर सकते हैं मयंक? तो हम लोग पहले थोड़ा सा कस्तूरी देखते हैं, क्योंकि एक बहुत शानदार फिल्म है और जब ये रिलीज हो तो आप लोग सब लोग जाइए देखने के लिए। ये फिल्म कोई, मैं दावे से कह सकती हूँ, और इसके लिए चाहे आप मुझे कुछ भी किसी तरह से ब्लेम करें, पर ये फिल्म कोई सवर्ण व्यक्ति नहीं बना सकता, क्योंकि ये कंप्लीटली बहुत ही पर्सनल व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बनाया हुआ फिल्म। देखते हैं इसका ट्रेलर। सचिन, बख्शिश लेने के लिए सबके सामने जाना पड़ेगा ना? कितनी बार बोल रहे गोपी, वहां सब होंगे, सब तेरे लिए तालियां बजेंगे, देखना तू। सचिन, बख्शिश लेने के लिए सबके सामने जाना पड़ेगा ना? कितनी बार बोल रहे गोपी, वहां सब होंगे, सब तेरे लिए तालियां बजेंगे, देखना तू। अच्छा, तो ये था कस्तूरी का ट्रेलर। आपने एक दिलचस्प चीज दिखाया है विनोद जी की, जो आपकी फिल्म का जो प्रोटैगनिस्ट है, जिसको कस्तूरी चाहिए, उसका मित्र एक मुसलमान है। यस यस। और एक मुसलमान और एक दलित बच्चा, ये इन दोनों की दोस्ती है। ये आपने कैसे क्रैक किया? ये भी आपके व्यक्तिगत जीवन से आ रहा है? यस यस यस, मेरा बचपन में दोस्त थे, तो सोशली भी वो बहुत ही कनेक्ट होते हैं। एक्चुअली रियल लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी ऐसे कुछ दोस्त है जो, उनसे मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस है। तो कहीं ना कहीं मैंने मेरे बचपन में जो भी मेरे साथ हुआ है, जहाँ पे मैंने जिंदगी गुजारी है, वहाँ उसको थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश की है।
और एक्चुअल में जिसकी कहानी है, जो सनी चौहान उसका नाम, लड़के का नाम है, तो उसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं ये सब उसने जिया है, देखा है। तो मैंने उसके लाइफ के और मेरे लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स कंबाइन करके, क्योंकि उसके लाइफ में मेरी लाइफ मुझे दिखी, कि मुझे लगा कि मेरे भी ऐसे कुछ गंदगी काम करने वाला या ऐसा कुछ मेरे से बदतर काम करने वाला कोई है इंसान, तो उसकी कहानी में मेरी कहानी दिखी, तो इसलिए मैंने उसकी कहानी चूज की बताने के लिए, और उसमें से ये बहुत ही रियल एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया उसमें। मनोज जी, बहुत दिलचस्प बात है कि आपने बहुत बार अपने काम को, बचपन के काम को गंदा कहा, बहुत आराम से। इसी को अगर कोई सवर्ण जो रिफॉर्मर होता है वो जब बात करता है तो इसको ये बहुत बड़ा, बहुत ही दयावान काम, या बहुत ही ऐसा कुछ जो मतलब बहुत बड़प्पन से दलित कर रहे हैं, इस तरह का एक पिक्चर दिया जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है। आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों किया जाता है? एक तो उनको ये काम नहीं करना है, पहली बात। तो उनको लगता है कि जिनको जो काम दिया गया है उसमें खुश रहे वो, तो भगवान ही बनाने चाहे लेकिन काम वही करें। यस। पंकज जी, आप कैसे देखते हैं इसको? चाहे वो हमारे अभी प्रधानमंत्री हो, या पहले भी हमारे बहुत सारे लीडर्स ऐसे रहे हैं जिनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे भी लीडर्स रहे हैं जिन्होंने कहा है कि ये महान काम है, पर जब कोई दलित इस बात को कहता है, वो कहता है ये गंदा है, हमें नहीं करना है। उनकी कोई राजनीति ही इसका उसकी जो भाषा है वो एकदम अलग है सवर्ण पॉलिटिक्स से। देखिए, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है और वो काम नहीं करना चाहिए, वो बहुत मजबूर है उसको करने के लिए। उसे पता है कि वो कितनी तकलीफ, किस बदबू, किस समस्या से गुजरता है, वो अमानवीय है। अब ये अफसोस की बात है कि आपने प्रधानमंत्री जी की उस किताब के बारे में सुना ही होगा जिसमें उन्होंने इसे बड़ा एक दिव्य अनुभव बताया था, और एक तरह से कहा था उसे बड़ा कि ये समाज की सेवा के लिए कितनी मतलब एक ऐसा काम करते हैं। तो वो बाद में उस किताब को गायब कर दिया गया, लेकिन उन्होंने इस तरह के काम को बहुत उसकी तारीफ की थी, लेकिन किसी समय ने कभी इच्छा नहीं जाहिर की कि कोई करे। तो लोगों को कैसे आप पंकज जी का वीडियो चला गया है, शायद वो एक फोन कॉल ले रहे थे। मैं वापस जाती हूँ विनोद जी के पास ही। विनोद जी, आपका जो आपने जैसे बोला कि एक गंदा काम है, मैं इस पर थोड़ा सा और बातचीत करना चाहती हूँ। आपका एक दृश्य है फिल्म में कि एक व्यक्ति नाली के अंदर जाता है और फिर गिर जाता है, बेहोश ही हो जाता है। तो ये आपने देखा है? हम लोग सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि कई व्यक्तियों की इस तरह से मौत हो जाती है जब वो स्कैवेंजिंग के लिए उस नाली में जाते हैं। क्या होता क्या है वहां पे, मतलब क्या एक्चुअली आपने क्या देखा है? एक्चुअली ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको के सामने नहीं देखा है, लेकिन मैंने बहुत सारे से वीडियो देखे हैं जो रियल में मुंबई में, ठाणे में जो होता है। जब मैंने वो देखा रियल में, मुझे लगा कि ये फिल्म में आना चाहिए, ये लोगों को करेगी ये चीज, क्योंकि वो जब रहते हैं वो तो 10 साल का वो महिला होता है, 10 साल पुराना नाइट्रोजन होता है, वो आप पे अटैक करता है एकदम से, तो वो आपका जो कॉन्शियस है वो आदमी कॉन्शियस हो जाता है। तो मुझे ये दिखाना था कि जब देखेंगे उसको तो वो भी कहीं ना कहीं वो भी कॉन्शियस फील करेंगे कि ये इतने काम करते हैं, हम जिसे उनको निगलेक्ट करते हैं या दलित बोलते हैं या उनको घर आने तक उनको पानी तक नहीं देते, तो उनको मैं अनकंफर्टेबल फील करना चाहता था लोगों को जब वो फिल्म देखे, उस सीन देखे खासतौर पर। और आज में आपने इसमें एक ये चीज भी दिलचस्प डाली है कि जब वो बेहोश हो जाता है तो जो महिला है इस फिल्म में, वो कहती है कि तुम दारू पी के मत उतरा कर। तो ऐसा होता है बहुत बार जब किसी की मृत्यु हो जाती है नाली में उतरने से, स्कैवेंजिंग की वजह से, तो आसपास के लोग बोलते हैं कि नहीं उसने दारू पिया था इसलिए हो गया ये। वो जो क्या दुखद स्थिति है उस पर ना बातचीत करके, उसको ज्यादा एनालाइज ना करके, है ना? पंकज जी, आप क्या बता रहे थे, बताइए इस बारे में। ये जो सवर्णों की राजनीति है और दलित राजनीति की जो भाषा है वो इतनी अलग कैसे? बिल्कुल, मैं उसका कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हुई थी। मैं यही कह रहा हूं कि उन्हें उस हकीकत से गुजरना है, उस नर्क में उन्हें रहना है, और उस नर्क में वो बने रहें, ये किसी व्यवस्था के लिए जरूरी है, जिसको हम मनुवादी व्यवस्था कह सकते हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था कह सकते हैं, और अब तो कहा जाए कि संविधान के विरुद्ध
एक पूरा जो सामाजिक ढांचा है ये उसकी व्यवस्था है, इसलिए वो उनको सम्मानित करना चाहता, कहता नहीं नहीं तुम बहुत महान काम कर रहे हो। देखिए जो पूरा धर्म है वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि आप दरअसल अपने पूर्व जन्मों के कारण ऐसे हैं, और इसीलिए जो दलित है उसके बड़ी संख्या में, अगर वो एनलाइटेड नहीं है तो उसके दिमाग में ये बात रहती है कि दरअसल वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से ऐसा है, वो विद्रोह नहीं करे बल्कि वो ईश्वर भक्ति में लीन हो, वो अपना जो उसे शूद्र ईश्वर ने कुछ सोच के ही बनाया है, तो इस जन्म में वो इतना काम करे, ऐसा अच्छा काम करे, अपने काम को जो दैवी देवता की ओर से, ईश्वर की ओर से उसे सौंपा गया है, इस ईश्वर प्रदत्त काम को मन लगा के करे, ताकि अगले जन्म में वो किसी अच्छे घर में पैदा हो, यानी उसकी मुक्ति हो जाए। तो देखिए जो पूरा ये हमारे समाज में जो मानसिक बुनावट है उसमें दो तीन चीजें, जिसमें कर्मफलवाद है, जिसमें भाग्यवाद है, जिसमें मूर्ति पूजा है, जिसमें अंधविश्वास है, और ये सारी चीजें मॉडर्न 21वीं सदी के उस टेक्नोलॉजी के साथ जिसके तहत हम चांद पर जा रहे हैं, मंगल की सतह को हम खंगाल रहे हैं, उसके साथ बड़े आराम से, क्योंकि ये सारा सिस्टम उनके हाथ में है जो प्रिविलेज्ड हैं। अगर इस देश में ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें उन लोगों के हाथ में होती या हो जो आज इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो शायद उन्हें लगता है कि पहले इस समस्या पे बात करो, इसको खत्म करो। ये संयोग नहीं है कि हमारे जितने भी समाज सुधारक हुए उन्होंने भाग्यवाद, मूर्ति पूजा, कर्मफलवाद, इनके खिलाफ जबरदस्त जंग छेड़ी। मुश्किल यह है कि इस समय जो एक पॉलिटिकल रिवाइवलिज्म जिसको हम कह रहे हैं, या प्रतिक्रांति मैं कहना चाहूंगा, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर लगातार कहते थे, कि एक खास तरह की प्रतिक्रांति देखी जा रही, यानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जितने भी विकसित मूल्य थे, जिसमें वैज्ञानिक चेतना की बात थी, जिसने एक आधुनिक भारत बनाने की बात थी, जिसने मनुष्य और मनुष्य की बराबरी की बात थी, उसकी जगह अब एक जो हिंदुत्व का एसर्शन है वो पूरा पैकेज है। उसमें सिर्फ मुसलमानों से घृणा करना शामिल नहीं है, ये तो है ही, क्योंकि उसके बिना कोई और वजह नहीं है कि आप हिंदू आबादी, सो कॉल्ड जो हिंदू आबादी, उसको एक कर सके, क्योंकि हिंदुओं को एक करने के लिए मुसलमानों से घृणा करने के अलावा कोई इनके पास पॉजिटिव प्रोग्राम नहीं है। इन्होंने कभी जाति को तोड़ने का आंदोलन नहीं चलाया, कभी वर्ण व्यवस्था को तोड़ने का आंदोलन नहीं चलाया, कभी बराबरी की बात बड़े स्तर पर, यहां तक कि अंतरजातीय विवाहों के खिलाफ जिस तरह की हिंसा होती है हमारे समाज में, उस पर भी कभी ये बोलने को तैयार नहीं होते। तो कुल मिला के ये जब कंगना रनावत अपने को राष्ट्रवादी कहती है, तो वो सिर्फ राष्ट्रवादी नहीं कहती है, वो आज ही स्वीडन में जो वहां पर इतना बड़ा मुसलमानों का के प्रदर्शन को जिस तरीके से, जिस नफरत के तरीके से उन्होंने पेश किया ट्विटर पे, वो भी हम देख सकते हैं। हम आरक्षण के खिलाफ उनका बयान देख सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं, बड़े आराम से उसमें लिखा है कि जातिवाद खत्म हो गया, बस संविधान में वो है कि उसकी आरक्षण, यानी संविधान भी इन्हें पसंद नहीं है। तो पूरा पैकेज समझिए, संविधान पसंद नहीं है, मुसलमान से नफरत करेंगे, जाति के पे गर्व करेंगे, वो अपने को छत्राणी बता चुकी है, जिस राजपूत पहचान पे वो गर्व करती है, ट्विटर पे सब लिख रही है। और मुझे 100% यकीन है कि कंगना रनावत को कहीं नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रही है, और यही वो सोशल कंडीशनिंग है जो हमारे सवर्ण बच्चे जो हैं वो लेकर पैदा होते हैं। दिक्कत यह है कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस अंधकार में। मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कितना वक्त है हमारे पास। मैं क्या, कितना वक्त है हमारे पास अभी? ठीक है, तो मैं एक आखिरी ट्वीट पढ़ना चाहती हूँ कंगना जी का, और उस पर आप दोनों की टिप्पणी लेना चाहती हूँ। पहले ये है कि कंगना जी ने ये भी बोला है कि सॉरी सर, एक व्यक्ति ने बोला कि आप एक तरफ नेपोटिज्म की बात करती हैं कि नेपोटिज्म बुरी चीज है, पर आप कास्टिज्म पर शांत हैं, क्योंकि कास्टिज्म का मतलब है आप एंटी रिजर्वेशन हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप बेसिकली जो बाहर के लोग हैं, यहाँ पे बाहर हम बोल रहे हैं ब्राह्मणवाद से बाहर, सवर्णों से बाहर, जिनके पास उतना प्रिविलेज नहीं है जितना सवर्ण जातियों के पास है, उनके बारे में आप बात नहीं करती। ये तो हिपोक्रेसी है। तो उन्होंने उसमें बोला है कि सॉरी सर, बट देयर आर मेनी वेज ऑफ अपलिफ्टिंग द ऑप्रेस्ड other than gifting them the ranks they don't qualify for. Learn to earn your worth. That's what I stand for. Reservation works on the same law as nepotism. Undeserving gets the job because of which nation suffers. Simple. इस पे आपको क्या कहना है विनोद जी, कि क्या ऐसा है कि
रिजर्वेशन की वजह से अनडिजर्विंग जो हैं उनको बड़ी बड़ी नौकरियां मिल जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि रिजर्वेशन किस वजह से आया था ये देखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे समाज में दलितों के जो भेदभाव होता है उनको उनके लिए वो आरक्षण लाया है, भेदभाव खत्म करने के लिए, ना कि रिजर्वेशन के लिए के बाद भेदभाव हुआ है। भेदभाव होने की वजह से रिजर्वेशन है वो। अगर आप भेदभाव, उनके अत्याचार खत्म हो गए तो मुझे लगता है कि रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। आप उनको सारी फील्ड में वो सब प्रिविलेज देंगे जो आपको मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो गलत है उनका जो। तो मैं पंकज जी एक आखिरी सवाल से मैं इस बातचीत को खत्म करना चाहती हूँ। आप कई सालों से पत्रकार रहे हैं, आप आपने बड़े बड़े चैनल्स में काम किया है, जनरली कॉर्पोरेट प्राइवेटाइज्ड चैनल्स में काम किया है। कितने दलित पत्रकार दिखे हैं आपको वहां पे? अगर मैं याद करूं तो मैं पहले अखबार में भी मैंने काम किया 5 साल, और ये जो हमने अखबार में भी काम किया, तकरीबन 5 साल मैं पहले अखबार में रहा, और उसके बाद मैं पिछले 2003 से, यानी 17 वर्ष हो गए मैं लगातार टेलीविजन में हूँ, बड़े बड़े चैनलों में मैंने काम किया है। लेकिन अगर आप मुझसे एक नाम पूछें कि कोई दलित पत्रकार का नाम बताओ, तो मैं झटके में नहीं बता पाऊंगा। हो सकता है कि कोई रहा हो जिसकी पहचान कभी दलित के रूप में मेरे सामने नहीं आई। और ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। जो संयोग और प्रयोग की हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए आप घुसते कैसे हैं, मीडिया में कैसे घुसते हैं। मैंने अपनी आंख में अखबार में देखा, बहुत सारे लोग जो वहां काम करते थे, जाहिर है समानी थे, उनका कोई दूर का रिश्तेदार, कोई बेरोजगार भाई भतीजा आता है, पांव छूता है, बैठा रहता है, उसको फिर तो पकड़ा दी जाती है। उस समय आते थे जो तार आते थे, उस पर खबरें आती थी, तो वो पकड़ा दी जाती है। फिर धीरे धीरे करने लगता है, 3-4-6 महीने बाद कहा जाता है अरे भाई ये कर ही रहा है, चलो इसको ट्रेनिंग रख लेते हैं। फिर वो पैर छूता रहता है सबके, ट्रेनिंग करते करते साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर वो वहीं पर एक सब एडिटर या रिपोर्टर बन जाता है, विदाउट एनी एग्जामिनेशन, विदाउट एनी दूसरी क्वालिफिकेशन। उसे कुछ नहीं आता है वहां पर, लेकिन वो इसी प्रक्रिया से घुसता है। पर क्या कोई दलित जा सकता है जिसका वहां कोई है ही नहीं? और अगर गलती से उसने किसी दलित को रख भी लिया, अगर पहुंचा है, तो फिर वो जातिवाद हो जाएगा। क्योंकि अगर ब्राह्मण को नौकरियां दे, क्षत्रिय दे, कायस्थ दे, ये सब सामान्य है, लेकिन अगर कोई दलित किसी दलित का फेवर कर दे तो ये जातिवाद है। प्रॉब्लम यह है कि जाति की समस्या, जिन लोगों ने जाति को मजबूत बनाए रखा है, उन्होंने इसको समस्या माना ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि जाति को वो मानते ही नहीं कोई समस्या, वो अपने कल्चर का, अपने रिलीजन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं। अब आप बताइए, अभी आपने कहा कि रिजर्वेशन नहीं था, या उससे पहले क्या स्थिति थी? अभी बात आप सोचिए, मेरे कमरे में एक भी चीज नहीं है जिसका आविष्कार विश्वगुरु ने किया हो। क्या 47 के पहले भारत का एक आविष्कार आप बता सकते हैं जब कहीं रिजर्वेशन नहीं था? चलिए आपकी बात हमने मान ली 1 मिनट के लिए कि रिजर्वेशन से ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके पास क्षमता नहीं है। तो जो क्षमतावान लोग हैं उन्होंने क्या बनाया? इस देश में हल भी नए किस्म का नहीं बन पाया। इसलिए नहीं बन पाया कि हलवाही करने वाले लोग कुछ जातियां थी। वो जो संपन्न वर्ग था, शासक वर्ग था, उसे खुद हल नहीं पकड़ना पड़ता था, तो उसने ना हल की टेक्नोलॉजी बदली, ना उसने पानी खींचने की टेक्नोलॉजी बदली। यहां पर पाइपलाइन का आविष्कार, पंप का आविष्कार नहीं हुआ। हमने पुष्पक विमान पता नहीं कैसे बना लिया, और उसको सब लोग मानते हैं, पर वो ये नहीं पूछते कि अगर कोई इंजन था, कोई अगर ऐसा ऐसा पेट्रोलियम कुछ था जिससे कि पुष्पक विमान उड़ता था, तो साहब आप नीचे घोड़े पे क्यों चलते थे? उसमें मशीन क्यों नहीं लगा दिया आपने? तो पंकज जी, मैं एक बार आपसे एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि आपका कोई दलित एडिटर रहा है? सॉरी, मैं इस सवाल को पूछ रही हूँ कि इससे मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि क्या इन मीडिया हाउसेस में कोई बड़े एडिटर्स के लेवल पे अगर कभी कोई रिजर्वेशन नहीं था, कोई पहुंच पाया है? आप जब सोचते हैं तो वो जो बड़े मैं दावे से कह सकता हूं कि इस देश के किसी मुख्य धारा, जिसको हम सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसका एडिटर दलित नहीं रहा है। कुछ ओबीसी के कुछ इक्का दुक्का बीच में आ गए हों, लेकिन प्रॉब्लम उससे हल नहीं होती। मान लीजिए आप टोकन के रूप में किसी को बिठा भी दीजिए, लेकिन जो पूरा सिस्टम है वो जो कर रहा है, सवाल है कि जाति
एज अ प्रॉब्लम क्यों नहीं है? मेरा दावा है कि अभी भी बहुत से ऐसे दलित हैं जिन्हें कॉर्पोरेट में बड़ी नौकरी दे दी जाए तो वो कभी जाति पर बात नहीं करेंगे। उन्हें अपनी नौकरी बचानी है, वो उसी सिस्टम में रहेंगे और वैसे ही बात बोलेंगे। तो यानी जो पूरी जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने तमाम पत्रिकाएं निकाली, तमाम अखबार निकाले, मूक नायक से लेके बहिष्कृत भारत से लेके। तो मीडिया में हस्तक्षेप बढ़ाना वो बहुत जरूरी है और उसके लिए आप सोच लीजिए कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं देगा, क्योंकि वो उसके एजेंडे में है ही नहीं कि समाज बदलना है। मैं बस प्रेमचंद की एक बात, क्योंकि मीडिया ने आप 2 लाइन बोलूंगा। प्रेमचंद ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी मीडिया के लिए, जो मेरे लिए तो ब्रह्म वाक्य है। वो उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में शासक और शासितों के बीच युद्ध चल रहा है और पत्रकार जो है उनका काम शासितों की वकालत करना है, हम उनके वकील हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये हमारा जो वकील है ये बिक गया, इसने घूस ले लिया दूसरी पार्टी से। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मैं भी कुछ न्यूज चैनल्स में एडिटर रही तो मेरा भी कोई भी बॉस मुझे याद नहीं पड़ते हैं जो दलित या ओबीसी समुदाय से रहे हों। सब जनरली बहुत ही मतलब सवर्ण समुदाय से ही रहे हैं। मैं इस बात को बार-बार इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि जहां पे रिजर्वेशन नहीं देती है सरकार, वहां पर प्राइवेटाइज ग्रुप कभी भी दलित ओबीसी जाति के लोगों को ये सोच के कि इनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इनकी भी कहानियां आनी चाहिए हमारे न्यूज़पेपर और चैनल, वो लेते ही नहीं। तो क्लियरली वो जो अंडरस्टैंडिंग है कि भाई इनकी कहानियां अगर नहीं लेंगे तो भारत के 52% लोगों की कहानियां आप नहीं बता रहे हैं, इसका मतलब ये क्राइम है। ये रिप्रेजेंटेशन नहीं देना क्राइम। मैं एक आखिरी सवाल आया है उसको लूंगी और फिर हम लोग ये कार्यक्रम खत्म कर देंगे। और सवाल आपसे है विनोद जी कि एक सवाल आया है हमारे दर्शक का कि आपको ऐसी फिल्म, कस्तूरी जैसी फिल्म के लिए निर्माता कैसे मिला? वो बहुत ही दिलचस्प बात है कि मेरी पहली शॉर्ट फिल्म थी पोस्टमार्टम, तो मैंने सनी चौहान नाम के लड़के पे जो मैंने कस्तूरी फिल्म बनाई है उसी पर ही आधारित पोस्टमार्टम थी। तो मैंने वो फिल्म लेके मेरे पुणे में जो कुछ जिनको पायल टोके है उनको मिला, तो उनको पोस्टमार्टम बहुत पसंद आई और उन्होंने अपने दोस्तों को, जो मेरे फिल्म के प्रोड्यूसर 8 वुमेन्स है एक्चुअली, वो डिफरेंट कल्चर के है, तो उन्होंने इकट्ठा के उन्होंने इंसर्ट फिल्म बना के ये फिल्म प्रोड्यूस की है। और दिलचस्प ये सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने इस फिल्म बनाने के दौरान मुझे कभी टोका नहीं या इंटरफेयर नहीं किया, मुझे पूरा फ्रीडम दिया। जैसी फिल्म मुझे बनानी थी उसे फिल्म बनाने का जो मुझे फ्रीडम दिया उसके लिए उनके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू हूँ कहता हूँ उनको कि उन्होंने मुझे वो फ्रीडम दिया। उनके सिवा ये फिल्म नहीं बनती। तो ऐसे प्रोड्यूसर मुझे लगता है कि आगे भी सबको मिले या ऐसे प्रोड्यूसर सामने आने चाहिए जो ऐसे फिल्में लोगों के सामने लाए जो सच है ग्राउंड लेवल का। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, और पंकज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग ने बार बार ये सवाल यहाँ पे उठाया कि अगर सरकार रिजर्वेशन नहीं देती है तो हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स में हम लोग बहुत इसको एक इम्पोर्टेंट चीज, सिग्निफिकेंट चीज नहीं समझते हैं कि सबका रिप्रेजेंटेशन हो। ये एक चिंता का विषय है और हमको उस बात की चिंता करनी चाहिए इस वक्त जो थोड़ा बहुत रिजर्वेशन मिलता है। मतलब अगर 2% नौकरियां सरकारी नौकरियां हैं उसमें अगर आपको रिजर्वेशन मिल रहा है दलित और ओबीसी समुदाय को, तो आप समझ लीजिए 1.5-1% शायद आपको रिजर्वेशन मिल रहा है पूरे स्कीम ऑफ थिंग्स में। पूरे भारत में जितनी नौकरियां हैं उसमें इतना अगर आपको किसी को रिजर्वेशन मिल रहा है तो कितनी बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए, ये आप जरा सोचिए। और इसको क्यों बार बार उठाया जा रहा है, इससे किसके गर्व को, किसके स्वाभिमान को इतना धक्का पहुंच रहा है और क्यों पहुंच रहा है ये भी सोचिए। क्योंकि वैसे तो नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग भारतीय हैं और नागरिक हैं तो हमको इनफैक्ट इक्वालिटी की बात करनी चाहिए। और इसी बात के साथ मैं ये भी कहूंगी कि आप लोग कस्तूरी जरूर देखें। मैंने ये फिल्म देखी है और उसके बाद ही मैंने विनोद जी को अपने कार्यक्रम में इन्वाइट भी किया है। बहुत सुंदर फिल्म है, ये ऐसी फिल्म है जो आपकी आंखें खोल देगा। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया विजन देखने के लिए।